सदियों पुरानी बात है। चंदन घाटी के किनारे बसे एक छोटे से गांव चंदनपुर में श्याम नाम का एक बेहद परिश्रमी लकड़हारा रहता था। उसके परिवार में उसके अलावा केवल उसकी बीमार माँ कौशल्या थी। श्याम सूरज उगने से पहले ही उठ जाता और अपनी कुल्हाड़ी लेकर घने जंगलों की तरफ निकल पड़ता था। वह दिन भर भारी भरकम लकड़ियां काटता, अपना पसीना बहाता, लेकिन एक अजीब सी बदकिस्मती उसके साथ जुड़ी थी। वह जब भी अच्छी लकड़ियां काट कर बाजार ले जाने के लिए रखता, रात भर में या तो उनमें दीमक लग जाती या वे अंदर से पूरी तरह खोखली होकर सड़ जाती थीं। इस रहस्यमय घटना ने उसे भीतर तक तोड़ दिया था। हे प्रभु, आखिर मेरे भाग्य में ऐसा कौन सा श्राप लिखा है? मैं इतनी ईमानदारी से मेहनत करता हूँ, जंगल के सबसे मजबूत पेड़ छाट कर लाता हूँ, फिर भी मेरी लकड़ियां रातों रात कैसे राख बन जाती हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सा दुर्भाग्य है जो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। लकड़ियों के इस लगातार नुकसान के साथ साथ श्याम के जीवन पर एक और दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उसकी वृद्ध माँ कौशल्या की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही थी। श्याम अपनी सूखी रोटियों में से भी पैसे बचाकर उनकी दवा दारू पर खर्च कर रहा था, लेकिन कोई सुधार नहीं हो रहा था। माँ, अब बहुत हो गया। आप जल्दी से अपना शॉल ओढ़ लीजिए। मैं आपको आज ही गांव के सबसे बड़े और अनुभवी वैद्य जी के पास ले जाऊंगा। नहीं मेरे लाल, मुझे कहीं नहीं जाना। तू खामखा परेशान हो रहा है। बस जंगल से कोई जड़ी बूटी लाकर काढ़ा बना दे। माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? वैद्य जी जब तक आपकी बीमारी को समझेंगे नहीं, आपकी नाड़ी नहीं टटोलेंगे, तो वो सही दवा कैसे देंगे? आपको मेरे साथ उस दवाखाने तक चलना ही होगा। मेरी बात मान ले श्याम, मैंने मना कर दिया ना। घर की हालत मुझसे छुपी नहीं है। 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हैं और तू मेरी इस ढलती उम्र पर अपनी कमाई लुटा रहा है। लकड़ियों का व्यापार वैसे ही चौपट हो रखा है, फिर ये फालतू का खर्च क्यों? अपनी बूढ़ी और बीमार माँ की ये हताश कर देने वाली बातें सुनकर श्याम का गला रुंध गया। उसने अपनी आंखों में आए आंसुओं को छुपाते हुए बहुत ही प्रेम और शांति से जवाब दिया। माँ, मेरे लिए दुनिया में आपसे बढ़कर कोई भगवान नहीं है। आपकी सेवा करना, आपको इस दर्द से बाहर निकालना ही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। आप पैसों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है बेटा। तू एक काम कर, खुद ही जाकर वैद्य जी से कोई सस्ती सी पुड़िया ले आ। मुझे वहां तक मत ले जा। माँ की जिद के आगे अंततः श्याम को झुकना पड़ा। वह अपनी कुल्हाड़ी घर पर छोड़कर अकेला ही वैद्य की कुटिया की ओर निकल पड़ा। रास्ते में पनघट के पास उसे गांव का एक नौजवान रमेश मिल गया। अरे श्याम भाई, राम राम। इतनी तेज चिलचिलाती धूप में कहाँ जा रहे हो? क्या बात है? राम राम रमेश भाई। कहीं नहीं, बस अपनी माँ के लिए कुछ दवाइयाँ लेने जा रहा हूँ। उनकी छाती का दर्द और खांसी कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हाँ यार, कौशल्या काकी काफी बीमार रहने लगी हैं। वैसे गांव के चौपाल पर यह भी बातें हो रही हैं कि इस बार भी तुम्हारी लकड़ियां बाजार तक पहुंचने से पहले ही दीमक खा गईं। चौपाल पर जो सुना वो 100% सच है रमेश। इस बार भी मेरी मेहनत मिट्टी में मिल रही। एक भी लकड़ी बिकने लायक नहीं बची। मैं खुद इस उलझन में हूं कि मेरी कुल्हाड़ी को या मेरी किस्मत को किसकी काली नजर लग गई है। श्याम भाई, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम जंगल के उस हिस्से से लकड़ियां काट रहे हो जहां के पेड़ पहले से ही खोखले होते हैं। शायद तुम्हारी परख में कोई चूक हो रही है। ऐसा नहीं है रमेश। मैं पेड़ की छाल से लेकर उसकी मजबूती तक सब थोक बजाकर देखता हूं, फिर भी पता नहीं विधाता ने मेरी किस्मत में ये कौन सा रोड़ा अटका रखा है। रमेश भी श्याम की इस अजीब उलझन को सुनकर सोच में पड़ गया। श्याम भारी कदमों से वहां से आगे निकल गया। समय बीतता जा रहा था, परंतु कौशल्या का बुखार और खांसी कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही थी। श्याम अब सच में अंदर से घबराने लगा था। हे परमेश्वर, अब मैं किस दिशा में जाऊं? माँ बिस्तर से उठने में भी असमर्थ है और मेरी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं बची है। अब मैं उनका सही इलाज कहां से करवा पाऊंगा? कौशल्या की गंभीर हालत की खबर पूरे चंदनपुर गांव में फैलने लगी थी।
उनका हालचाल लेने के लिए गांव के कुछ लोग उनके घर आने लगे। उनमें गांव का एक समझदार लड़का गोलू भी शामिल था। काकी प्रणाम। अब कैसा महसूस कर रही हैं आप? ये जानकर मन बहुत उदास हुआ कि आप इतने दिनों से चारपाई पर पड़ी है। खुश रहो गोलू बेटा, बस अब इस शरीर ने हार मान ली है। बुढ़ापे ने पूरी तरह से जकड़ लिया है। काकी, आप इतना निराश मत होइए, ईश्वर सब ठीक करेगा। वैसे काकी, श्याम भैया अब शादी के लायक हो गए हैं। आप उनके लिए कोई अच्छी सी कन्या ढूंढकर घर बसा क्यों नहीं देती? घर में नई बहू आएगी तो आपकी देखभाल भी करेगी और घर भी संभल जाएगा। गोलू बेटा, मेरी भी आंखों का यही सपना है, लेकिन हमारे हालात तो किसी से छुपे नहीं हैं। घर में पकाने को मुट्ठी भर आटा नहीं है। किसी की बेटी को इस टूटी फूटी झोपड़ी में लाकर क्या मैं उसे दुख के सागर में धकेल दूं? आपकी चिंता बिल्कुल जायज है काकी। विधाता ने सच में आप दोनों माँ बेटे की बहुत कठिन परीक्षा ले रखी है। गोलू की बातों ने कौशल्या के दिल के जख्म हरे कर दिए और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। दरवाजे के बाहर खड़ा श्याम ये सब सुन रहा था और अपने हालातों से पूरी तरह हार चुका था। एक दिन वो अपनी सूखी पड़ी लकड़ियों के ढेर के पास हताश होकर बैठा था। पता नहीं इस लकड़ी में ऐसा क्या दोष है जो बाजार पहुंचते ही राख हो जाती है। उधर माँ मौत के मुहाने पर खड़ी है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। क्या मेरे जीवन में कभी सवेरा होगा? श्याम जब अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहा था, तभी गांव का एक और परिचित व्यक्ति मोहन वहां से गुजरा। श्याम को इस तरह फूट फूट कर रोता देख वो उसके करीब आ गया। अरे श्याम मेरे भाई, ऐसे सिर पकड़कर क्यों रो रहे हो? सब ठीक तो है ना? मोहन भाई, मेरी तो किस्मत ही मुझसे रूठ गई है। न लकड़ियों का काम चल रहा है, न घर में माँ की तबीयत सुधर रही है। मुझे तो अब चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मौत और अंधेरा ही नजर आता है। अरे श्याम, ऐसे हिम्मत हारना मर्दों का काम नहीं है। बुरा वक्त आज है, कल नहीं रहेगा। तुम एक काम करो, इस बार लकड़ियों का व्यापार नए सिरे से और बड़े पैमाने पर शुरू करो। मोहन भाई, बिना पूंजी के व्यापार कैसे करूं? नई कुल्हाड़ी और बैलगाड़ी किराए पर लेने के लिए मेरे पास एक सिक्का भी नहीं है। पैसा नहीं है तो क्या, गांव के बड़े सेठ करोड़ीमल किस दिन काम आएंगे। उनके पास जाओ, कुछ रुपयों का कर्जा ले लो। जब लकड़ियां बिक जाएं तो उनका पैसा उन्हें लौटा देना। सेठ करोड़ीमल से कर्जा? भाई, अगर उन्होंने मेरी ये फटी पुरानी शक्ल देखकर मुझे हवेली से धक्के मारकर निकाल दिया तो? अरे एक बार हवेली की चौखट पर जाकर गुहार तो लगाओ श्याम। हो सकता है वो तुम्हारी परेशानी समझ जाएं और तुम्हें पैसा दे दें। मोहन की यह सलाह श्याम के डूबते दिल को तिनके का सहारा लगी। उसने मन ही मन फैसला किया और हिम्मत जुटाकर सेठ करोड़ीमल की आलीशान हवेली की तरफ चल पड़ा। हवेली में सेठ जी अपने रेशमी गद्दों वाले तख्त पर विराजमान थे और उनका चालाक और घमंडी नौकर भोलू उनके पास खड़ा था। आओ श्याम, आज इस फटीचर लकड़हारे को हमारी इस भव्य हवेली का रास्ता कैसे याद आ गया? सब कुशल मंगल तो है? सेठ जी को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम। सेठ जी, मैं इस वक्त बहुत भारी मुसीबत में घिरा हुआ हूँ। मेरी माँ मौत से लड़ रही हैं। मुझे उनके इलाज और अपने काम के लिए कुछ रुपयों की सख्त जरूरत है। क्या आप मुझे थोड़ा कर्जा दे सकते हैं? अच्छा, तो तुझे कर्जा चाहिए? देख श्याम, करोड़ीमल की तिजोरी में रुपयों की कोई कमी नहीं है, पर तू मुझे यह समझा कि मेरा दिया हुआ रुपया मेरे भारी ब्याज के साथ तू मुझे वापस कब करेगा? सेठ जी, जरा होशियारी से। ये श्याम ठहरा एक गरीब और बदकिस्मत लकड़हारा। इसकी तो लकड़ियां भी इसे धोखा दे जाती है। ये आपका इतना